हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे और मैं भी एकदम फ़र्स्ट क्लास हूँ। और कल रक्षाबंधन है तो आप सब लोग राखी की तैयारियों में लगे होंगे और मैं भी रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं जाऊँगी राखी लेने के लिए और मैं कुछ स्वीट की भी प्रिपरेशन करूँगी। लेकिन मुझे ना ये कल का दिन जो है ना रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा अपसेट कर देता है, क्योंकि एक तो मैं इंडिया में नहीं हूँ और मैं बहुत मिस करती हूँ राखी को, मतलब रक्षाबंधन को बहुत मिस करती हूँ। ऊपर से जो हनी परी है ना वो भी बहुत अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि हनी परी का भी कोई भाई नहीं है तो उनको भी बहुत मन करता है कि वो भी राखी बांधें। लेकिन फिर भी मैं रक्षाबंधन बनाती हूँ, राखियाँ लेके आती हूँ और हनी परी अपने पापा को ही राखी बांध देती हैं, मुझे भी बांधती हैं और हनी परी को ही बांधती है। तो इस तरह से हम रक्षाबंधन बना लेते हैं। और आज इस ब्लॉग में आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। मैं आपको दाल बनाना बताऊँगी। अब आप सोचोगे दाल बनाने में क्या बात है, वो तो हर कोई बना लेता है। लेकिन दोस्तों क्या है ना, 90% लोग बहुत गलत तरीके से दाल बनाते हैं, जिससे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर डाल लेते हैं और जिससे हमारा यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है और हमारी किडनियाँ ख़राब होने लगती हैं। और ये बात ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो गलत तरीके से दाल बनाते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुकर में दाल डालते हैं, 2-4 सीटी लगाते हैं और दाल बन गई। मैं भी आपको कुकर में ही दाल बनाना बताऊंगी, लेकिन उसका तरीका एकदम डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। और जो 90% लोग जो गलत तरीके से दाल बनाते हैं उससे है, आप यकीन मानिए, हेल्थ में बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और किडनी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और दाल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी चीज़ है, लेकिन गलत तरीके से बनाने की वजह से हमें उसका बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत एकदम सही तरीका बताऊंगी दाल बनाने का। तो अभी तो बहुत मैंने बकबक कर ली है और अब मैं जाती हूँ अपने कुछ काम करने, उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। मैंने दाल बनाने के लिए यहाँ पे ले लिए तुअर दाल, अरहर दाल भी बोलते हैं इसे। और मैं इसे पानी डाल के अच्छे से धोऊँगी। और दाल को ज़रूर अच्छे से धो के बनाना चाहिए, क्योंकि दाल को सुंदर बनाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है, केमिकल लगाए जाते हैं। तो धोने से वो अच्छे से पॉलिशिंग और केमिकल धुल जाते हैं। तो देखिए दाल का पानी कैसा गंदा हो गया। अब हम इसमें साफ़ पानी डाल के इसे भिगो के रख देंगे 1 घंटे। और दाल को भिगो के ही बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ऊपर जितने भी केमिकल होते हैं वो सब हट जाते हैं। और देखिए दाल भीग चुकी है 1 घंटे में और ये काफ़ी फूल चुकी है। और दाल फुला के बनाने से दाल जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने अब इसे कुकर में डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें साफ़ पानी डाल दूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से पानी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और इसमें मैं थोड़े टमाटर भी ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। और ध्यान रखिए हम इस दाल को अभी ढक्कन नहीं लगाएंगे कुकर का। और आप देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ, आप भी वैसे ही बनाइएगा। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और अभी हम इस दाल को, इस कुकर को बिना ढक्कन के ही दाल पकाएंगे, जैसे कि गांव में और हमारी नानी दादी एक बड़े से पतीले में पकाती थी, गांव में वैसे ही बनाई जाती है। तो हम वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि जो पुराने ज़माने के लोग बनाते थे वो बहुत सही बनाते। देखिए अब दाल में बॉईल आके इसमें जो झाग आ गया है, बस यही चीज़ हमें नहीं खानी होती है। और जब हम ढक्कन बंद करके बनाते हैं तो ये सारा जो झाग है ये दाल में मिक्स हो जाता है और फिर यही झाग हमारे पेट में चला जाता है, जो बहुत टॉक्सिक होता है। और इससे हमारा यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है। ये झाग हमें कभी नहीं खाना चाहिए। तो जब इसमें बॉईल आ जाए तो हमें इस झाग को निकाल देना है। आप निकाल के इसे फेंकना है तो किसी कटोरी में निकाल लीजिए। और अब देखिए जब सारा झाग निकल गया तो हमारी दाल कितनी साफ़ हो चुकी है। बस इसी स्टेज पे हमको अपना ढक्कन लगा देना है। और ये देखिए कितना सारा ये जो झाग निकला है, जो हमारे पेट में चला जाता है और हमें कितना ज़्यादा नुकसान करता है। इसी से हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ता है, जो किडनी को नुकसान करता है। और अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसको पकाएंगे। सिर्फ 1 सीटी में ही ये पक जाती है।
दोस्तों पहले से उबली हुई दाल है तो अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। आपको सिर्फ 1 या 2 सीटी लगानी, इससे आपकी गैस भी बचेगी और आपकी दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप इस तरह से बना के देखिएगा, ये बहुत हेल्दी होती है। तो अब हम इसमें सिर्फ 2 सीटी लगाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम कैसे तड़का लगाना है। अब ये दाल उबल चुकी है, अब मैं इसमें डालूँगी धनिया और अब मैं इसका तड़का लगा लेती हूँ। तो इसमें मैं सिर्फ घी लूँगी और घी में थोड़ा सा जीरा डालूँगी और जीरा के बाद मैं थोड़ी सी हींग डालूँगी। और देखिए मैंने ये वाली हींग ली है जो बहुत अच्छी होती है। और जब ये जीरा थोड़ा सा तड़कने लगेगा तब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। और मैंने तो 2 ही डाली हैं, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैंने तड़का लगा दिया है और ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर और टेस्टी लग रही है। और ये दाल देखने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन खाने में ये इतनी टेस्टी होती है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने ये बच्चों को दाल चावल दे दिया है खाने को और मेरे बच्चों को यही दाल पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल होती है और बहुत टेस्टी होती है। आप भी ट्राई करिएगा। हनी कैसा है? यम्मी तो लेकिन ताकता है। मम्मा क्या मैं वेट कर लूं? हाँ वेट कर लो। साइड का तो ताकता नहीं है। मतलब बहुत टेस्टी है ना। सारे काम निपटा के बच्चों को खाना खिला के और अब मैं जा रही हूँ राखी लेने क्योंकि कल ही रक्षाबंधन है। तो मैं बस जा रही हूँ इंडियन स्टोर, वहाँ से मैं राखी लाऊंगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है राखी की, देखते हैं क्या क्या मिलता है राखी में। तो हम इंडियन स्टोर आ गए हैं, यहाँ पे देखते हैं राखी की क्या वैरायटी है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा इंडियन स्टोर है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे राखियाँ रखी हैं। यहाँ पे थोड़ी सी राखियाँ रखी हुई हैं रैक में, देखिए ज़्यादा नहीं है, 50-100 भी नहीं होंगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं मिलती हैं, इन्हीं में से चूज़ करना होता है। तो अब इनके प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे एक सिंगल राखी आपको कम से कम 150 रुपये में मिलेगी, 150 या 200 रुपये में। और कुछ आपको 300 रुपये की मिल सकती हैं सिंगल राखी। तो चलिए प्राइस देख लेते हैं इनके कि क्या क्या प्राइस हैं इनके। यहाँ पे सारी राखियाँ 299 नो 199 सिंगल पीस, ये 199, ये 199 की है। मतलब ये जो डबल वाली है वो 299 है, ठीक है। ये सिंगल पीस 199 है, ठीक है। मैं कौन सी लेने वाली हूँ? मैं ये वाली ले रही हूँ, ये 199 है, ये मैं ले रही हूँ। यहाँ पे राखियों के साथ ये हल्दीराम की स्वीट भी रखी हुई है, जिनको भी रेडीमेड लेना होता है वो यहाँ से ले लेते हैं। और राखी के साथ मैंने और भी सारी चीज़ें ले ली और बस अब मेरा काम हो चुका है। राखी ले ली, कुछ घर की और चीज़ें ले ली। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है शाम को। तो फटाफट अब घर चलती हूँ और घर पे बात करती हूँ आपसे के साथ बातें करने के लिए, क्योंकि जब तक मैं आपसे बातें ना करूँ ना तब तक मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रह जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, क्या मतलब कौन कौन सी राखियाँ लेके आई हूँ। तो ये राखी लेके आई हूँ एक, देखिए इसमें ओम लिखा हुआ, और ऐसी मैं 2 राखियाँ लेके आई हूँ। बस 2 ही राखी ली है मैंने, एक हनी के लिए और एक परी के लिए। दोनों अपने पापा को बांधेंगी और बाकी राखी हम घर पे ही बनाएंगे और मंदिर में भी चढ़ाएंगे। तो कल का दिन मतलब हम ऐसे ही रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। और मुझे आज ही से इतना बुरा लगना शुरू हो गया है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि रक्षाबंधन तो बिना भाई के सूना होता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब आपका भाई हो और रक्षाबंधन पे आप राखी ना बांध पाएँ। और सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि कल मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही है एक जगह, मतलब मेरे मायके में मेरी दोनों सिस्टर और भाई एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और साथ में रक्षाबंधन मनाएंगे। और पूरी फैमिली होगी, जीजा जी, दीदी, उनके बच्चे, बस एक मैं ही नहीं होंगी। तो मुझे जब ये आज पता चला, भाई को फ़ोन किया था, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था कि सिर्फ एक मैं ही हूँ जो उनके साथ नहीं हूँ। और सच बताऊँ तो हनी परी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उनका भाई नहीं है, क्योंकि पहले उनको पता ही नहीं था कि रक्षाबंधन में भाई को राखी बांधते हैं। पर मैं 2 साल पहले इंडिया गई थी, तब मैंने पहली बार रक्षाबंधन शादी के बाद अपने भाई के साथ बनाया था। तो तब हनी परी ने देखा था कि
मेरे भाई का एक बेटा और बेटी है, तो मतलब जो बहन होती है वो भाई को राखी बांधती है। तो फर्स्ट टाइम उनको पता चला था, तो अब उनको पता चल गया, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, उन्हें बुरा लगता है। पर मैंने भी समझा दिया कि नहीं, भाई नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम पापा को भी राखी बांध सकते हैं। और इसलिए मुझे कल का दिन मुश्किल से कटेगा। और फिर आज जब मैंने फ़ोन किया था तो मेरे भाई ने एक ऐसी बात बोल दी कि मैं क्या बताऊँ, मेरा इतना दिल दुख गया है, इतना दिल दुख गया है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ना ही जाऊँ। मतलब मन दुखी हो गया है कि मैं क्या करूँ। हुआ ये कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे इंडिया जाने का बहुत ज़्यादा मन है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें दोनों वैक्सीन लग गई है तो तुम इंडिया चले जाओ, लेकिन बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक प्रपोज़ल दिया कि तुम अकेले 1 हफ़्ते के लिए इंडिया चले जाओ और बच्चों को यहीं छोड़ दो, मैं बच्चों को संभाल लूँगा और अपनी फैमिली से मिल के आ जाओ, और जब तुम आ जाओगे फिर मैं चला जाऊँगा और फैमिली से मिल के आ जाऊँगा। तो मैंने यही बात अपने भैया को बोली। मैंने कहा भैया मैं इंडिया आना चाहती हूँ, मुझे सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मैं अकेले आऊँगी 1 हफ़्ते के लिए। तो ये सुनते ही मुझे लगा कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि मैं मतलब 2.5 साल बाद इंडिया आ रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने सुना, मेरा भाई एकदम से बोले कि तुम अकेले आके इंडिया क्या करोगी, तुम हनी परी के साथ आओ, क्योंकि हमें हनी परी को भी मिलना है और इतने सालों से हमने देखा भी नहीं है बच्चों को, तुम अकेले आओगी तो हम बच्चों के साथ कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने मुझे एकदम से मना कर दिया कि तुम अभी मत आओ, जब सब कुछ ठीक हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए तो तुम हनी परी के साथ ही आना। तो मुझे ऐसा लगा कि यार बहन से ज़्यादा अब बहन के बच्चे प्यारे हो गए, मतलब हनी परी प्यारी हो गई हैं और बहन का कुछ नहीं है, मतलब बहन इतनी दूर से आ रही है मिलने। और भाई ने कहा कि नहीं नहीं, तुम हनी परी के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ। और इधर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि भाई बच्चों को अभी ले जाना सेफ़ नहीं है जब तक उनको वैक्सीन नहीं लग जाती है। तो मैं तो ऐसे बीच में अटक गई हूँ ना कि मैं मतलब किसकी सुनूँ, हस्बैंड की सुनूँ या अपने भाई की सुनूँ। हस्बैंड मुझे बच्चों के साथ जाने नहीं दे रहे जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं लग जाती है, और भैया बोल रहे हैं कि तुम बच्चों के साथ ही आओ। तो मतलब मुझे न जाने कितने दिन बीत जाएंगे, कितने महीने और लग जाएंगे कि मैं इंडिया नहीं जा पाऊँगी। मतलब एक शादी के बाद यही हो जाता है कि या तो हस्बैंड की सुनो या तो मायके की सुनो, और दोनों लोगों के बीच में तालमेल बैठाना, मतलब अपने हस्बैंड, अपने बच्चों और अपने मायके ससुराल में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब मेरा तो मन ये है कि मैं आज ही इंडिया चली जाऊँ, मैं आज ही इंडिया चली जाऊँ और हो सके तो बच्चों को लेके जाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं थोड़ा सा देखना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरा दिल इतना दुख गया है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब किसकी सुनूँ, अपने वो दिन कब आएगा जब मैं अपने मन की सुन पाऊँगी। तो बस यही हो गया, भाई ने मना कर दिया कि भाई बच्चों के साथ आओ, और हस्बैंड कह रहे हैं बच्चों को मत लेके जाओ। तो देखते हैं अब मैं कब आ पाती हूँ इंडिया, वो कब दिन आएगा, वो कब महीना आएगा जब मैं फाइनली अपने कंट्री आऊँगी और सबसे मिलूँगी। अब बहुत लंबा हो गया ब्लॉग, तो अब मैं ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत एंजॉय करिए, अपने भैया के साथ राखी बांधिए, सब कुछ करिए। और अब मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।